भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1919 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट निश्चित ही बहुत सी बातों में 1909 के एक्ट से श्रेष्ठ था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 1919 के सुधार अंग्रेजी शासन के इतिहास एवं उत्तरदायी शासन का प्रारंभ करने की दृष्टि से सदा प्रसिद्ध रहेंगे। इस कथन की समीक्षा करते हुए 1919 के अधिनियम का महत्व स्पष्ट कीजिए। 1919 के अधिनियम के निर्माण के कारण तो क्यों बनाया गया था? तो 1909 के सुधारों से भारतीय जनता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी। दूसरा, इन सुधारों ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का श्री गणेश करके राजनीति को गंदा कर दिया था। इसने उत्तरदायी शासन से भारतीयों को वंचित रखा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को तन मन धन से सहायता भारतीयों ने इसलिए दी थी कि उन्हें युद्ध के बाद स्वशासन मिल जाए। तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1915 में स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1916 में ही उग्रवादी एवं उदारवादियों का मेल हो गया था। कांग्रेस एवं लीग का भी समझौता हो गया था। मेसोपोटामिया में तुर्की के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने में भारत सरकार असमर्थ रही थी। इसी कारण से भारत मंत्री जो चैम्बरलेन हैं उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। इस पद पर मॉन्टेग्यू की नियुक्ति की गई। उपयुक्त परिस्थितियों में मॉन्टेग्यू ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 20 अगस्त 1919 को संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने 1919 का अधिनियम पारित किया। 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम की प्रस्तावना निम्नलिखित प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। पहला आती है उत्तरदायी शासन। यह संसद की घोषित नीति है कि भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखाओं में भारतीयों के अधिकाधिक संबंध के लिए एवं स्वशासी संस्थानों को क्रमिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध करे, जिससे साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में एक उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित कर सके या स्थापित हो सके। तो उत्तरदायी शासन बनाना था इनका मुख्य उद्देश्य। क्या था 1919 के अधिनियम का? पहला आता है अधिनियम की प्रस्तावना में इन्होंने घोषित किया था, अपनी जो संसद की नीति थी उसको घोषित किया था। भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के अधिकाधिक संबंध के लिए स्वशासी संस्थानों को क्रमिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसमें साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भाग में एक उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित हो सके। क्रम पूर्वक नीति को धीरे धीरे ही लागू किया जा सकता था। अब यह उचित है कि इस दिशा में कदम उठाए जाएं। तो क्या है, जो नीतियां थी उनको क्या धीरे धीरे से इसको लागू किया जाएगा, जिससे कि वो धीरे धीरे से मतलब कदम उठा सकें, इस दिशा में उचित कदम उठा सकें। जनता का कल्याण, क्योंकि प्रत्येक कदम का समय एवं रीति संसद द्वारा ही तय की जा सकती है, जिस पर कि भारत की जनता के कल्याण एवं उन्नति का उत्तरदायित्व था। अब यह थे जितने भी कदम थे, नीति थी, वह संसद के द्वारा तय की जाती थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की जनता का कल्याण एवं उन्नति, उसका लिए उत्तरदायी थी संसद। सहयोग, क्योंकि इन मामलों में संसद की कार्यवाही उस सहयोग के अनुसार ही चल रही थी जो उन लोगों को प्राप्त हो जिन पर सेवा की नई जिम्मेदारी आएंगी, और उस सीमा तक कार्यवाही की जा सकती है जिस सीमा तक उसके उत्तरदायित्व की भावना में विकास किया जा सके। जिसमें सहयोग था, कार्यवाही संसद की कार्यवाहियों से लोगों को प्राप्त सेवाओं की नई जिम्मेदारी आएंगी, सीमा तक कार्यवाही की जाएगी, उस सीमा तक की जाएगी जिससे कि उनके उत्तरदायित्व की भावना में भी विकास किया जाएगा। प्रांतों की स्वायत्तता, क्योंकि भारत के प्रांतों में स्वशासी संस्थानों के पनपने के साथ साथ यह उचित है कि उन प्रांतों को प्रांतीय मामले में इतनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए जितनी भारत सरकार का अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह पूरा करने के साथ संगत हो। इसमें क्या था, इनमें स्वशासी संस्थानों के पनपने के साथ साथ यह उचित है कि प्रांतों को प्रांतीय मामले में इतनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए जिससे कि भारत सरकार को अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से पूरा करना संगत हो सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग और उनके द्वारा प्रदर्शित जिम्मेदारियों की भावना के आधार पर ही भविष्य की राजनीतिक प्रगति सोची जाएगी। वस्तुतः यह एक प्रकार से भारतीयों के विरुद्ध धमकी थी।
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों द्वारा सहयोग एवं उनकी प्रदर्शित जिम्मेदारी की भावना के आधार पर ही भविष्य की राजनीतिक प्रगति सोची जाएगी। जिससे क्या होगा, इस प्रकार से भारतीयों के विरुद्ध धमकी थी एक प्रकार की। फिर आता है लिखित एवं अपरिवर्तनशील। 1919 का अधिनियम एक लिखित संविधान की भांति था। आगे चलकर कुछ परंपराओं का भी प्रादुर्भाव हो गया था, जैसे कि हस्तांतरित विषयों पर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ही सलाह देते थे। बहुमत न मिलने की दिशा में इन निर्वाचित मंत्रियों को पद पर त्याग करना पड़ता था। इस अधिनियम को अपरिवर्तनशील भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश संसद ही इसमें कोई भी संशोधन कर सकती थी। जो 1919 का अधिनियम है वह कैसा था, लिखित था और अपरिवर्तनशील था, क्योंकि आगे जाकर इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और जो कि एक लिखित संविधान के रूप में ही देखे गए हैं। जैसे कि स्थानांतरित विषय जो थे उनमें परिषद के जो निर्वाचित सदस्य थे वो सलाह देते थे, यदि उनकी सलाह सही नहीं होती थी तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता था, मतलब एक समान नहीं होती थी ये बहुमत नहीं मिलने पर। नेक्स्ट आता है केंद्रीय कार्यपालिका अनुउत्तरदायी रखी गई थी। जो केंद्रीय कार्यपालिका थी वह कैसी थी, अनुउत्तरदायी रखी गई थी। साफ परिषद गवर्नर जनरल को पूर्व की भांति केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसको जो पूर्व की भांति जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसके नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व द्वैत शासन। प्रांतों में कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। जो प्रांत की कार्यपालिकाएं हैं उनको कुछ हद तक जो विधान परिषद है उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। प्रांतीय प्रशासन दो भागों में विभाजित था। एक भाग में सुरक्षित और दूसरे भाग में हस्तांतरित विषय रखे गए थे। सुरक्षित विषयों को गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सभासदों को सौंपा गया था। ये सभासद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वे केवल गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी थे। जबकि जो सुरक्षित विषय हैं उनको पुलिस, जेल, न्याय, वित्त एवं भू राजस्व, सिंचाई आदि रखे गए थे सुरक्षित विषय में। तो देखो पहले विषय आते हैं इसमें प्रांतीय प्रशासन है, इसको दो भागों में बांटा गया था, एक सुरक्षित विषय में और दूसरे हस्तांतरित विषय में। जो सुरक्षित विषय थे इसमें सलाह कौन देता था, तो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सभासद को सौंपे गए थे सारे विषय, और वह अपनी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे बल्कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। और इनके पास विषय थे पुलिस, जेल, न्याय, वित्त और भू राजस्व, सिंचाई वगैरह। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे इसमें ये मंत्रियों को सौंपे गए थे और यह मंत्रीगण विधान परिषद के सदस्य से ही निर्वाचित होते थे, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी थे। और ये इनके विषय थे कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो दूसरे विषय कौन है, हस्तांतरित है, किनको दिए गए हैं, मंत्रीगण को दिए गए हैं। और ये कौन है मंत्रीगण, जिनको निर्वाचित किया गया है सदस्यों के द्वारा। ये किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये मंत्रियों के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे, विधान परिषद के सदस्यों के प्रति। और इनके पास विषय हैं कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य। फिर आते हैं इन विभाजन को ही द्वैत शासन प्रणाली कहा गया है। गृह सरकार के नियंत्रण में ढील, जो गृह सरकार है उनके नियंत्रण में थोड़ी सी ढील दी गई है। 1919 का अधिनियम भारत के शासन पर सरकार, भारत मंत्री एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को कम करने के लिए बनाया गया था, परंतु इस संबंध में कोई निश्चित नियम न बनाकर कुछ परंपराओं के लिए छोड़ दिया गया था। तो जो गृह सरकार है इसके नियंत्रण में ढील दी गई थी। 1919 का जो शासन आया इसमें जो भारत मंत्री हैं, ब्रिटिश संसद है, इसके नियंत्रण को कम किया गया था और इस संबंध में कोई निश्चित नियम ना बनाकर उसे कुछ परंपराओं के लिए छोड़ दिया गया था। फिर आते हैं केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन। पहले भवन का नाम भारतीय विधानसभा और दूसरे का नाम राज्य परिषद रखा गया था। दोनों सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। तो केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, पहले आते हैं भारतीय विधानसभा और दूसरे हैं राज्य परिषद। दोनों सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। भारत परिषद में परिवर्तन, भारत परिषद का पुनर्गठन किया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि जिससे कम से कम 8 या इससे अधिक 12 सदस्य होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हों, क्योंकि जिन्हें भारत छोड़ चुके 5 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। सदस्यों की आय को 1000 से बढ़ाकर
1100 पाउंड कर दिया गया था और 1600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई थी। तो जो भारत परिषद है इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो कम से कम तो 6 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य रखे जाएंगे। इनको भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक भारत में रहना पड़ेगा। जो 10 साल तक भारत में रहा हो उनको ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, और जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक हो गए हों और भारत ना छोड़ा हो उनके लिए। कार्यकाल 7 वर्ष था पहले, अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और उनकी आय 1000 पाउंड थी, उसको 1200 पाउंड कर दिया गया है और 600 पाउंड अलग से उनको दिए जाएंगे अतिरिक्त भत्ते के रूप में। केंद्रीकरण में अब पहले केंद्रीकरण था, अब क्या हो गया है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण किया गया है। लॉर्ड कर्जन से चली आई केंद्रीकरण की नीति समाप्त कर दी गई। प्रशासन एवं राजस्व के विषय प्रांतीय सरकार को दे दिए गए। प्रांतों को ऋण लेने एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण एवं प्रांतीय स्वायत्तता की रीति को पूरा किया गया। तो केंद्रीकरण से चली आई जो नीति थी, अब उसको क्या किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है। जो प्रशासन एवं राजस्व के विषय हैं उनको प्रांतीय सरकार को दे दिए गए, क्योंकि तुम संभालो। प्रांतों को ऋण लेने का, लगान लगाने का अधिकार दे दिया गया। आंशिक रूप से वह उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई प्रांतों में। यही विकेंद्रीकरण की नीति थी। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। परिषदों के पुनर्गठन से बड़े प्रांतों की परिषद में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 70 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्य 20% थे। इस प्रकार से विधानसभा में निर्वाचन सदस्यों का बहुमत रखा गया, जिससे अधिकारों में वृद्धि हुई। तो जो प्रांतीय विधान परिषद है इसका भी पुनर्गठन किया गया है। बड़े प्रांतों के लिए अधिक से अधिक 140 सीटें दी गई हैं और छोटे प्रांतों के लिए लगभग कम से कम 70 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें 80% सदस्य निर्वाचित होंगे, 20% सरकारी सदस्य होते थे। इससे बहुमत बढ़ेगा, बहुमत ज़्यादा हुआ और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। अधिक भारतीयों की नियुक्ति। प्रांतीय कार्यकारिणी एवं जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है इसमें अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब क्या है, पहले अंग्रेजों का ही शासन था, अब इसमें भारतीयों ने भी प्रतिनिधित्व दिया, उनकी भी नियुक्ति की गई। और अब कार्यकारिणी जो प्रांतीय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ा दिया गया। इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा की जाती थी। फिर सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक मताधिकार जो मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहे। पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में एंग्लो इंडियन को और एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों को भी सांप्रदायिक मताधिकार दिए गए। जो 1909 का अधिनियम है उसमें पहली बार सांप्रदायिक मताधिकार दिए गए थे मुस्लिमों को, लेकिन 1919 के अधिनियम में इसको बढ़ा दिया गया। पंजाब में जो सिख हैं उनको दिया गया था, कुछ प्रांतों में ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को भी ये दिए गए थे। नरेश मंडल। मॉन्टेगू रिपोर्ट में देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल बनाया गया था। 8 फरवरी सन 1921 को इसकी स्थापना के साथ इसकी संख्या 121 थी, जिसमें 109 को अधिक महत्व देसी रियासतों के प्रतिनिधि एवं 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो अब क्या है, देखो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा, सारे भारतीयों को खुश कर दिया, मुस्लिम को, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी इनमें खुश कर दिया गया है। लेकिन अब जो हमारे देशी नरेश हैं उनको भी खुश करने के लिए एक नया मंडल बनाया गया, जिसे कहा गया नरेश मंडल। इसकी स्थापना 1921 को की गई 8 फरवरी को। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें सदस्य थे 121। इसमें से 109 सदस्य थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण देशी रियासतों से आते थे, और जो 12 सदस्य हैं वो कम महत्वपूर्ण रियासतों से आते थे। निर्वाचन एवं मताधिकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ और जनता को 10% मताधिकार प्रदान किया गया। मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों के लिए भी इन पद्धतियों को लागू बनाए रखा गया था। निर्वाचन एवं मताधिकार बढ़ाया गया है, जनता को 10% मताधिकार प्रदान किया गया है। मुस्लिम, सिख, यूरोपियों के लिए मतलब एंग्लो इंडियन को भी इसमें लागू किया गया है। शक्ति विभाजन। जो केंद्रीय सरकार है इसके मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कि विषय संपूर्ण भारत अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे। वे केंद्र के अधीन चल रहे गए या केंद्र के अधीन रखे गए। अन्य प्रांतीय विषय पर प्रशासन का
व्यवस्थापन रहा। तो केंद्रीय मतलब शक्ति का विभाजन कैसे हुआ है, जो हमारे केंद्रीय सरकार है इनकी मध्य शक्ति का विभाजन कर दिया गया। जो पूरे भारत अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे वह केंद्र के अधीन रखे गए और अन्य प्रांतीय विषयों का प्रशासन प्रांतों को दे दिया गया। संक्रमणकालीन उपाय, यह अधिनियम प्रयोगकालीन एवं संक्रमणकालीन उपाय थे। लॉर्ड मेस्टन के शब्दों में स्वेच्छापूर्ण शासन एवं लोकतंत्र उस समय तक साथ न रहने को बाध्य करे जब तक कि लोकतंत्र स्वयं न सीख ले और अकेला चलने में विश्वास योग्य ना हो जाए। तो संक्रमणकालीन उपाय कैसे किए गए हैं, तो इसमें कुछ प्रयोगकालीन एवं संक्रमणकालीन उपाय किए गए थे। इसमें जो लॉर्ड मेस्टन है इनके द्वारा कहा गया था कि जो स्वेच्छापूर्ण शासन है तथा लोकतंत्र है उसको उस समय तक चलने के लिए बाध्य किया जाए जब तक वह स्वयं चलना ना सीख जाए और अकेले चलने में विश्वास ना रखे या उस योग्य ना हो जाए। अब आते हैं 1919 की कुछ विशेषताएं अधिनियम की। तो इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रारंभ के साथ ही मताधिकार का विस्तार किया गया था और मताधिकार 10% लोगों को प्राप्त हो गया था। भारतीय हाई कमिश्नर के पद का निर्माण किया गया था और इसे भारत मंत्री को कुछ शक्तियां भी दे दी गई थीं। गवर्नर जनरल और गवर्नर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। यह अधिनियम प्रयोगकाली एवं संक्रमणकालीन था। मॉन्टेग्यू ने संसद में कहा था कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित सरकार एवं भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाने वाली सरकार के बीच में एक पुल है। इस अधिनियम के द्वारा नौकरशाही शासन में सुधार करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस अधिनियम के दोष क्या थे? दोष दो थे। वो पहला आता है, कुछ गंभीर इसमें दोष थे। पहला आता है सांप्रदायिक निर्वाचन पर अधिक बल दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का और भी विस्तार किया गया था जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे। दूसरा, कार्यपालिका की निरंकुशता, केंद्र में कार्यपालिका को पूर्णतः निरंकुश रखा गया था। द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था उसका कोई औचित्य नहीं था, प्रांतों में भी इसको लागू कर दिया। नौकरशाही, प्रांतों का शासन पूर्णतः नौकरशाही और उत्तरदायी शासन के बीच का एक रास्ता था। लॉर्ड मेस्टन के शब्दों में स्वेच्छातंत्र एवं या लोकतंत्र का उस समय तक हाथ मिलाकर साथ साथ चलना आवश्यक है जब तक कि लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। द्वैत प्रणाली दोषपूर्ण, सरकार इस बात को भूल गई थी कि सरकार एक अंगीय है और जीवित वस्तु के तुल्य है। इसके दो भाग उत्तरदायी और अनुउत्तरदायी में बांटे ना भूल गई थी क्योंकि इनका तानाशाही एवं आंशिक लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते थे। मंत्रियों में पारस्परिक सहयोग का भी अभाव था। फिर आते हैं सीमित मताधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार को सीमित रखा गया था। यह इस अधिनियम का एक दोष था। फिर आता है 1919 के अधिनियम का महत्व। उपयुक्त अनेक दोषों के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के संवैधानिक विकास में यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक क्रांतिकारी अधिनियम था। श्रीनिवास के शब्दों में 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के संसदीय शासन स्थापित करने का वचन दिया और उसी के द्वारा उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। इस अधिनियम का निम्नलिखित रूप से महत्व रखता है। पहला आता है, 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई जिससे भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई, भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया जिससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ और भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। दूसरा, भारतीयों को प्रांत में उत्तरदायी प्रशासन करने का पहली बार अवसर प्रदान हुआ। विभागों में राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के होने के कारण सेवाओं के भारतीकरण में सहायता मिली। प्रत्यक्ष चुनावी पद्धति की भारतीय काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को अधिनियम ने स्वीकार कर लिया। भारत सचिव का खर्चा
अब तक भारतीय राजस्व से लिया जा रहा था। भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत सचिव का जो खर्चा है वह इंग्लैंड के राजस्व से लिया जाने लगा। भारत सचिव के अधिकारों में कमी की गई थी। मॉन्टेगू का विचार था कि उक्त अधिनियम में उक्त खूबियों के अतिरिक्त सबसे बड़ी उपलब्धि यह मिली कि यह विश्व युद्ध के विश्व वर्षों में भारत में स्थिति शांत रही।